नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में पर्यावरण की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पर्यावरण की क्लास में हमने टॉप 60 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और जो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उसमें से ये इन प्रश्नों को हमने लिया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या इनकी आने की ज्यादा संभावना है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला है, एग मार्क। एग मार्क का संबंध है, अब आपको बताना है जो एग मार्क का संबंध है ये किससे है। बताइए, गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से है। तो आप बोलोगे इसका संबंध किससे है, गुणवत्ता से है। यानी आपका ऑप्शन जो है ए जो है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आता है 1937 में, क्या हुआ था, इस अधिनियम में ये आया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस देश से संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। यानी जो भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए हैं, बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएसएसआर। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। इसको सोवियत संघ भी कहते हैं दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर यह लिया गया था। और दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था, 42वें संविधान संशोधन से लिया गया था। और कब आया था ये, 1976 में आया था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक बात और, इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है, 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियां की संख्या कितनी होती है, बताइए। वयस्क की बात हो रही है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब बच्चा छोटा होता है तो मानव अस्थियों की संख्या एक कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, जो मानव अस्थि है शरीर का एक आंतरिक भाग है और जो बच्चे होते हैं उनमें संख्या कितनी होती है, 270 होती है। लेकिन जब वयस्क होने लगते हैं तो वही हड्डियां जो होती हैं, जो अस्थियां होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और इनकी संख्या 206 रह जाती है। तो वयस्क में कितनी होती है ये भी आपको बता दे रहे हैं हम। वयस्क में 206 होती हैं, जबकि बात करें बच्चे में तो बच्चे में आपकी कितनी होती हैं, 270 होती हैं। तो आपसे पूछा है वयस्क की, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो इसका कारण क्या है, कहां है ये, ठीक है। और ये आर्सेनिक कैसा पदार्थ है, और धातु है, उपधातु है या अधातु है, ये भी आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में, बिहार में है या पश्चिम बंगाल में है, बताइएगा। और एक बात और, कि आर्सेनिक की अगर अधिकता ज्यादा हो जाएगी तो मानव में कैसा रोग हो जाएगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा कौन सा रोग हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनिक। तो दोस्तों जो आर्सेनिक है ये क्या है, ये स्वाद रहित, यानी इसमें स्वाद नहीं है। और ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है दोस्तों आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं कि जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां है आर्सेनिक का, वो आपका कहां है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। और इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे त्वचा का कैंसर हो जाता है, ठीक है, फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं, काफी रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे क्या बोला है, ध्रुव तारा कहा जाता है, बताइए ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, बताइएगा। क्या उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है या आपके पश्चिमी तारे को कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी तारे को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं दोस्तों। जो ध्रुव तारा को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। जो ध्रुव तारा है दोस्तों इसको पोल स्टार भी कह देते हैं
पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कह देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, या नॉर्थ स्टार। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह सदैव क्या है, रात्रि में ही उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, बताइए कहां स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइएगा बताइएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइएगा कमेंट करके। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहां है, कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय कहां है बताइए, न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है, या नागासाकी में है। तो इसका मुख्यालय कहां है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। और ये कहां पर है, ये आपका नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1971 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ये क्या है, पर्यावरण संबंधी चेतना यानी जागरूकता को पैदा करने के लिए ये चालू किया गया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, बताइएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम क्या 1960 में, 1962 में, 1972 में, या 1975 में। तो बताइएगा ये कब स्टार्ट किया गया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे सर 1972 में ये स्टार्ट किया गया था वन्य जीव। और 1972 में ही क्या आया था, शेर परियोजना। शेर परियोजना कब आई थी, ये भी 1972 में आई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे क्या बोला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, पहले शेर आया बाद में टाइगर आया। तो शेर अब कब आया, 1972 में शेर परियोजना आई, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और 1973 में क्या आया था, आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एक बात और कि 1973 में किया गया था इसका प्रारंभ, लेकिन किस डेट को किया गया था, 9 अप्रैल को किया गया था। 9 अप्रैल 1973 में किया गया था, क्योंकि बाघों की संख्या में कमी आ रही थी लगातार, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डेड डैश का ऑक्सीकरण एवं इसका अपचयन होता है। यानी किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा किसका अपचयन होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सभी भाई बहन। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। बताइएगा कमेंट करके कि जब दूध से दही बनता है तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। देखिए बताइए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम किण्वन कहते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला फूलों की घाटी स्थित है। बताइए फूलों की घाटी कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या उत्तराखंड में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में दोस्तों, तो आपकी डल झील है, डल है, नागिन है, ठीक है, शेषनाग है, शेषनाग है। ये जितनी भी झीलें हैं ये आपकी कहां स्थित है दोस्तों, ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों रोहतांग सुरंग, रोहतांग जो सुरंग है जिसको अटल टनल कहते हैं, ये स्थित है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन शांत घाटी कहाँ स्थित है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। शांत घाटी जो आपका शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है
ये आपका कहाँ स्थित है? शांत घाटी उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की दोस्तों। इसमें क्या बोला? एलपीजी के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी अब आपको नेगेटिव वाला बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है एलपीजी के संबंध में। तो बता दें हम पहले, एलपीजी एक तरलीय पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। यानी जो एलपीजी जो है वो प्रोपेन से और ब्यूटेन से मिलकर बनी है दोस्तों। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है। यह स्वच्छ ईंधन का एक रूप है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चाहिए ये मीथेन का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। नीली ज्वाला के साथ जलती है, ये भी ठीक है। यह उच्च ऊष्मीय होती है, यह स्वच्छ ईंधन वाली होती है। तो लेकिन ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करती, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से निम्नलिखित परावैंगनी किरणों, परावैंगनी किरणों को क्या बोलते हैं? यूवी बोलते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। कौन सा अधिकतम हानिकारक है? यानी इनमें से 3 रेज निकलती हैं, ए बी सी। सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी है? आपकी सी हो जाएगी, यानी यूवीसी। और अगर ये डायरेक्ट आएंगी तो आपको क्या हो जाएगा? त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। परावैंगनी किरणें, और परावैंगनी किरणों को आने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। कौन रोकती है दोस्तों? ओजोन परत। और ओजोन दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन के संकेत की बात करें दोस्तों, O3 होता है। चलिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो है आपकी, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप में पाई जाती है। ठीक है, ये उल्टा लिख गया है, 1 मिनट। ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, बताइए। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहाँ स्थित है? सिसिली में स्थित है, हवाई में स्थित है, एंडीज में, या रॉकीज में? तो आपको मैं बता दूं ये कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत पर स्थित है दोस्तों। यह दक्षिणी अमेरिका के एक्वाडोर में स्थित है दोस्तों। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में से एक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो इसके रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है, बताइए। अरस्तु है, चार्ल्स डार्विन है, मेंडल है, या रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? कोशिका की थी। किसकी? कोशिका की खोज की थी दोस्तों। मेंडल की बात करते हैं, इन्होंने प्रयोग किया था किस पर? मटर के पौधे पर। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने रचना की थी प्रजातियों की उत्पत्ति की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और कब की थी ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कब की थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कब की थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यानी 3 इसमें से जैविक है और एक क्या है? अजैविक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, बताइए। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, कवक। तो आप बोलोगे ये क्या है? ये तो जैविक है कवक, लेकिन बात हो रही है किसकी? अजैविक घटक नहीं है। तो ये अजैविक थोड़ी ना है, ये कैसा है? जैविक है। क्या है? जैविक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जबकि ये क्या है आपके? ये जैविक घटक हैं और ये अजैविक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? प्रश्न नंबर 17। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यानी तिब्बत में जिस नदी को सांगपो कहते हैं और उसी नदी को भारत में क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, यमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, या सिंधु कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या बोलते हैं? सांगपो नदी को भारत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे क्या बोला है? मकर रेखा है। अब आपको बताना है कि मकर रेखा जो है कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस गोलार्ध में स्थित है।
तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो मकर रेखा है ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है और ये एक काल्पनिक रेखा है। यानी मकर रेखा जो है कहां से खींची गई है, पश्चिम से कहां तक खींची गई है, पूर्व की ओर खींची गई है। और ये जो रेखा है ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और लेकिन ये मकर रेखा है, अब आपको बताना है मकर रेखा कहाँ है, बताइए। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। गिर शेर परियोजना स्थित है, क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो परियोजना थी ये कब आई थी, 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, बताइए बताइए कौन होते हैं? क्या शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं, या आपके मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं? बताइए। इसमें आपसे क्या बोला है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता है, सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता कौन है, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे उच्च स्तर पर कौन है दोस्तों, मांसाहारी है। जबकि बात कर रहे हैं दोस्तों प्रथम पर, तो प्रथम पर कौन है, शाकाहारी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी मांसाहारी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है? कमेंट करके मुझे बताइए, जिनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं? इसमें टोटल 15 न्यायाधीश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और ये कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। WWF यानी WWF, ठीक है, का आशय है, बताइए इसका क्या आशय है? कमेंट करके मुझे बताइए। वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वाइड फंड है क्या, बताइए? वर्ल्ड वॉर फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वर्ल्ड वॉच फंड है? बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसकी जो स्थापना थी दोस्तों, ये कब हुई थी? इसकी स्थापना WWF जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 29 अप्रैल 1961 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के गिलैंड शहर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है? बताइएगा कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल है दोस्तों। यानी मैं आपको, और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, बताइए दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दूसरे मंडल पर कौन सी आती है। दूसरे मंडल पे समताप मंडल आती है, फिर मध्य मंडल आती है, फिर आपकी आयन मंडल आती है। समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो आपकी परत है ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न संविधान का है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, बताइए? 20 जनवरी 1950 को, बताइए 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, कमेंट करके मुझे बताइए। और एक बात और दोस्तों, कि जो संविधान सभा तो है, इसकी जो इसमें जो ये राष्ट्रगान की बात हो रही है दोस्तों, ये राष्ट्रगान किसने लिखा था? आप बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सबको पता है। लेकिन ये पहली बार कब गाया गया था, ये आपको बताना है, बताइए। और ये पहली बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था? पहली बार ये
1911 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था दोस्तों। और इसकी राष्ट्रगान की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं इसमें, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था बताइएगा कमेंट करके। 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, गंगा नदी निकलती है। अब आपको बताना है कि गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है और गंगा नदी की जो लंबाई है ये कितनी है, ये भी आपको बताना है। बताइए बताइए गंगा नदी कहां से निकलती है, बताइए गंगा नदी जो है कहां से निकलती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है। तो बताइए अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री से या मिलाप। ये तो पता होगा आपको कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और बंगाल में की खाड़ी में जाकर के गिरती है दोस्तों। और गंगा नदी की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, 25 मैं आपको ढंग से लिख के बता दे रहा हूं। गंगा नदी की जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई कितनी है आपकी गंगा नदी की, 2525 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है दोस्तों। ये भारत के किस किस राज्य से होकर के गुजरती है बताइए। उत्तराखंड है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, और अंत में कहा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, बताइए कितने स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। इसमें टोटल 5 देश शामिल हैं दोस्तों। कौन कौन से, अमेरिका हो गया आपका, अमेरिका हो गया दोस्तों आपका, अमेरिका हो गया। और एक आपका क्या रूस हो गया, फ्रांस हो गया दोस्तों, ठीक है, चीन हो गया और एक आपका ब्रिटेन हो गया, ये 5 देश इसमें शामिल है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 को। बात करते हैं दोस्तों पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है बताइए। तो पुष्कर मेला कहाँ दोस्तों आयोजित होता है, ये आपका राजस्थान में होता है दोस्तों। और राजस्थान की दोस्तों राजधानी क्या है, जयपुर है। जो जयपुर को ही क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। और ये जयपुर में कहाँ आयोजित होता है, जयपुर में अजमेर शहर में स्थित होता है दोस्तों, यानी आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जोधपुर को ही क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं, जोधपुर को जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 28 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है बताइए। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण को मापने से संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्व ऑफ इंडिया। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत की बात हो रही है तो जरूर क्या सेंट्रल लेवल पर है, और सेंट्रल लेवल पे क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। असम की दोस्तों बात करते हैं तो काजीरंगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में आपका रणथंभौर है, आपका केवला देव है और आपका ये सरिस्का है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों तो जो गिर अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ है, गुजरात में स्थित है दोस्तों। और ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। बताइए क्या है मुख्य स्रोत जो होता है, बताइए। एटीपी है, सूर्य प्रकाश है, डीएनए है, आरएनए है। देखिए ये तो होगा नहीं, डीएनए आरएनए ये तो मनुष्य में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। तो आप इसमें आपसे क्या बोला है, झूम की खेती होती है,
अब आपको बताना है कि झूम की खेती कहाँ होती है, क्या केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में या तमिलनाडु में। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि झूम की खेती होती कहाँ है। बात करते हैं दोस्तों झूम की खेती, ये भारत में पूर्वी उत्तर राज्य में होती है। कहाँ होती है? पूर्वी उत्तर राज्यों में होती है, जिनके नाम क्या क्या हैं, जैसे कि मैं कहूं मेघालय, मेघालय। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, बताइए? नागालैंड, नागालैंड। और एक आपका मणिपुर। ये इन 3 राज्यों में क्या होती है? झूम की खेती होती है दोस्तों। यह खेती एक अस्थायी खेती है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? शांत घाटी, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? केरल में है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा आपसे प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो तल है उसके नीचे जो पत्थर जो पिघला हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बेसाल्ट कहते हैं, लोकोलिथ कहते हैं, लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं। देखिए जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो आग्नेय चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन अगर वो अंदर ही रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा ही कहते हैं। जो तरल जो होता है, लिक्विड में होता है, उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा दोस्तों इसमें आपसे क्या बोला गया है? पृथ्वी की पपड़ी, यानी जो ऊपरली जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पपड़ी। पृथ्वी की जो पपड़ी के में मुख्य रूप से शामिल है, ये आपको बताना है। क्या बॉक्साइट है, मैग्नीज है, सिलिका है या आयरन है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है? SI। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन होता है, जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखो इसमें आपसे क्या बोला है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए। स्पीयर कहा जाता है, पपड़ी कहा जाता है, आवरण कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया पपड़ी कहा जाता है, और ये किसकी बनी होती है? SI यानी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये आपको बताना है। जो सिलिकॉन की बनी होती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा पृथ्वी की पपड़ी में कौन सी धातु ज्यादा पाई जाती है? जिंक पाई जाती है, जिसे आप Zn कहते हो, तांबा यानी Cu होता है, एल्यूमिनियम Al होता है, और लोहा आपका फेरिक यानी Fe होता है दोस्तों। तो बताइएगा पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें सर्वाधिक यानी ज्यादातर जो धातु पाई जाती है वो आपकी एल्यूमिनियम होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? जियोलाइट क्या है? बताइएगा जियोलाइट है क्या है? जियोलाइट एक प्रकार की धातु होती है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकलने वाली चट्टानों को कदराओं में पाई जाती है, यानी ज्वालामुखी से जो चट्टानें निकलती हैं और वहां ये पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है ये आपको बताना है। ये क्या है? हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें से क्या बनता है? बताइएगा। जब ये रूपांतरित होंगी तो इनमें से क्या बनता है? बताइए। क्वार्टजाइट बनता है, नाइस बनता है, संगमरमर बनता है या आपका स्लेट बनता है? बताइए क्या बनता है? इसका क्या बनता है दोस्तों? नाइस बनता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है? बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। बताइए। आग्नेय शेल आपका ग्रेनाइट भी होता है, बेसाल्ट भी होता है और ग्रेवो भी होता है।
बट डोलोमाइट जो है ये आपका आग्नेय शैल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कैसा सेल है, अवसादी सेल है, अवसादी सेल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। संगमरमर की एक कार्यांतरित चट्टान है, ये आपको बताना है। बताइए, सैंडस्टोन है, चूने का पत्थर है, ग्रेनाइट है, ये आपका मिट्टी है। बताइएगा क्या हो जाएगा, चूने का पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो इसमें सी है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण कहां से होता है, अवसादी चट्टान से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अवसादी चट्टानों से होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मैग्मा आप जानते ही हो, मैग्मा के ठंडे ऊपर घनीभूत हो जाने पर, घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब मैग्मा जो है ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद में वो आग्नेय शैल बन जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, बताइए ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, ये भी अभी आपको मैंने बताया था। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, आग्नेय शैल है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी का जब मैग्मा बाहर निकलता है उससे इसका निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। संगमरमर किस प्रकार की सेल है, बताइए संगमरमर जो है वो किस प्रकार की सेल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी आपको भी पढ़ाया था, कौन सी है, कार्यांतरित शैल है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, इनमें से कौन सी अवसादी सेल है, बताइए अवसादी सेल आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है। बताइए, देखिए सिलेट जो है आपकी कार्यांतरित शैल होती है, संगमरमर भी होती है और ग्रेनाइट, ये सारी क्या है, कार्यांतरित शैल है। इनका निर्माण कहां से होता है, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है, लेकिन जो शैल है ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है जो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अवसादी शैल क्या है, शैल है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है, देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, भूकंप मापा जाता है। बताइए भूकंप जो है मापा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइए। ये अब आपके वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न आने लगे हैं। बताइए भूकंप मापा जाता है वो फुट पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, न्यूटन में और रिएक्टर पैमाने में। बताइए, देखिए डेसिबल में क्या नापते हैं हम, ध्वनि की तीव्रता नापते हैं, न्यूटन में एक बल को मापते हैं, और रिएक्टर पैमाना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है। बताइए किसकी तीव्रता मापी जाती है, अभी अभी आपको बताया भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें कितने अंक होते हैं, 0 से 9 डिजिट इतने अंक होते हैं दोस्तों इस पैमाने पर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। सुनामी का कारण है, बताइए सुनामी का क्या कारण है, जिसके कारण क्या होती है, सुनामी आती है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्री तल पर भूकंप। जब समुद्री तल पर भूकंप आता है तो क्या आता है, सुनामी कहते हैं उसे। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनामी को अंग्रेजी में टी से स्टार्ट होती है, इसकी मीनिंग टी से स्टार्ट होती है, सुनामी, ये इसकी स्पेलिंग होती है, एस से नहीं होती, टी से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। चक्रवात प्राकृतिक होता है, आप कहोगे ये भी नहीं होगा, सुनामी प्राकृतिक है ये भी नहीं होगा, भूकंप प्राकृतिक है ये भी नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट में लगी आग ये प्राकृतिक नहीं होती, ये मानव निर्मित होती है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए आपसे क्या बोला है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। बताइए कौन निरूपित करता है, इन भूकंप की तरंगों को हम किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं, बताइएगा।
सीस्मोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, टोमोग्राफी या पॉलीग्राफी? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? सीस्मोग्राफी द्वारा भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। पृथ्वी की परत के भीतर हलचल, पृथ्वी की जो परत के भीतर जो हलचल के अध्ययन होता है, जो अध्ययन है, इसके द्वारा किया जाता है। बताइए किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, भूवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, भूकंप वैज्ञानिक द्वारा, प्लेट विवर्तनिक द्वारा या सर्वमाप लिख द्वारा? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। भाई पृथ्वी के अंदर होगा तो पृथ्वी के अंदर भूकंप ही आता है, तो भूकंप विज्ञान द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुनामी, सुनामी नाम किसे दिया गया है? बताइए, भूकंप को, चक्रवात को, तरंग को या समुद्र के नीचे की तरंगों को? अभी अभी मैंने आपको बताया, समुद्र के नीचे तरंगों का क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे देखिएगा क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, बात करते हैं आपके समताप मंडल की, तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन बात करें यहाँ पर प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, वो आपका क्या है? क्षोभ मंडल है दोस्तों। जो पृथ्वी तल के नजदीक है, यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी मंडल में ज्यादातर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा है, बादल है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, मेघ गर्जन है, ओस है, ये सारे क्या है? इसी मंडल में आते हैं दोस्तों। जबकि वायुमंडल जो, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ सही है, यही है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी मंडल में ही वायुयान भी उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनी किरणों यानी यूवीसी, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है? अभी अभी मैंने बताया कौन रोकती है? वायुमंडल की एक परत होती है, और उस परत को क्या बोलते हैं? ओजोन परत कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है दोस्तों? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों ओजोन परत की। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? O3 होता है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें आपसे क्या बोला? वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बताइए, एक ऐसा यंत्र है जो वायु दाब को मापता है, यानी प्रेशर को मापता है, उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है। बताइए, बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइड्रोमीटर? थर्मामीटर आप सभी जानते हैं, सीस्मोग्राफ मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। जबकि बात करें बैरोमीटर, ये वायु दाब को मापता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला? वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? बताइए, किन दो गैसों का विस्तार है या मिश्रण है, ये भी हम कह सकते हैं। बताइए, वायुमंडल में दो गैसें पाई जाती हैं सर्वाधिक, कौन कौन सी? एक आपकी ऑक्सीजन और दूसरी आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, इन दो गैसों का क्या है? ज्यादा विस्तार है, यानी इन जो गैस है ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथ्वी के वातावरण की सतह, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बताइए, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल को क्या कहा जाता है? बताइएगा कमेंट करके। ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, मीसोस्फीयर कहा जाता है, या आइनोस्फीयर कहा जाता है?
बताइएगा क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बताइए अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, जलमंडल पर, वायुमंडल पर या प्रकाश मंडल पर? आप सब जानते हो स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? बताइए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये कितनी प्रतिशत है? बताइए 20.95% है, 78.09% है, 21% है या 0.03% है? बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइए। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग कितनी है आपकी? 78.09% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें वो 21% पाई जाती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। और प्रश्न नंबर देखो 28 में आपसे क्या कहा गया है? हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है, हवा का एक तीव्र जो समताप मंडल में बनता है, अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादल कहते हैं। गलत, ए और बी होगा ही नहीं और ये होगा नहीं। क्या होता है? ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला? वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या आपका ओजोन मंडल? बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सब अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? बताइए किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन कितनी है? लगभग 78% है दोस्तों, 78% है। जबकि बात करें आपकी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्सीजन कितनी है? 21% है दोस्तों। बात करें दोस्तों आर्गन की, जो आपकी आर्गन गैस है, यहां लिख दे रहे हैं, जो आपकी ऑर्गन गैस है, ऑर्गन है, ये कितनी परसेंट है दोस्तों? ये 0.93% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया 0.03% है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और भी सारी गैसें हैं जिसमें हीलियम है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, जलवाष्प भी मौजूद है, बट ये इतनी नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।